अब आ जाइए, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है दोस्तों सेल। जो कि है मेरे दोस्तों सेल यानी कि कोशिका। अब किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो फटाफट से बताओ, उसके बाद मैं अपने टॉपिक को आगे लेकर जाती हूँ। कोशिका वाले चैप्टर को फिर आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली याद कर लोगे इतनी स्टडीज, सब की सब इंपॉर्टेंट है, सबकी सब प्यारे बच्चे, सारी आपको पेपर में पूछी गई हैं, है ना। तो ठीक है ना, अब चलते हैं, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है सेल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं आपको कहूं तो यहाँ से एसएससी ने लगभग हर शिफ्ट में पेपर में प्रश्न पूछे हैं, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे वो आपका सीजीएल हो, एमटीएस लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, सीएचएसएल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से प्रश्न आपको आए हैं। और दूसरे एग्जाम्स में तो बिल्कुल पूछे ही गए हैं, रेलवे में भी पूछे हैं बेटा, ठीक है। तो दूसरे एग्जाम्स में भी इस टॉपिक से प्रश्न डेफिनेटली आपको बनते हैं। बहुत अच्छा पेपर है, बहुत अच्छा है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। चलिए बेटा, फलों का जो अध्ययन है उसको पोमोलॉजी कहते हैं, और उसको हम पोमो कल्चर के नाम से जान सकते हैं अगर रख रखाव के बारे में पूछे। वैसे अलग से फलों के बारे में नहीं पूछता, सिर्फ वो एक साथ इंक्लूड करके पूछ लेता है कि सब्जियां, फल, है ना, झाड़ियाँ, फूल, तो आप उसको फिर हॉर्टिकल्चर कहते हो, तो ये आप जानते ही हो, ठीक है। हॉर्टिकल्चर उसको आप कहते हो, तो ये आप लोग जानते हैं फिर, ठीक, क्लियर। चलो भाई आ जाओ, सबसे पहला मुद्दा, व्हाट इज सेल। सेल क्या होती है, कोशिका क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाना चाहती हूँ कि जब भी हम कभी सेल का नाम लेते हैं, जब कभी भी हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, तो दिस ब्यूटीफुल थिंग इज नोन एज सेल। दिख रहा है कितना सुंदर सा एक चीज आपको दिख रही है स्क्रीन पर, कलरफुल, है ना। तो बेटा दिस इज नोन एज सेल, इसको कहा जाता है सेल। ये है सेल। अच्छा मैम, ये सेल क्या कर रही है, ये सेल क्या कर रही है, ये कोशिका क्या है, क्यों है, क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो वाई, व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस सेल, या क्या क्या करती है ये। तो मैं कहूँ कि बेटा अगर आप आज जिंदा हो, अगर आज आपके शरीर का निर्माण हुआ है, तो वो इसी की वजह से हुआ है। आप छोड़ो, आप अपने आसपास जितने भी तरह तरह के जीव देखते हो, आपने एक चैंटी को जाते हुए देखा, उसमें भी ये है। आपने एक बिच्छू को जाते हुए देखा, उसमें भी ये है। आपने एक सांप को जाते हुए देखा, उसमें भी ये है। आपके घरों में पौधे लगे हुए हैं, अमरूद, आम, नीम, उनके पौधे हैं, उनमें भी ये कोशिका है प्यारे बच्चे। आपने किसी विशालकाय हाथी को देखा, उसमें भी ये है। आप समुद्र में कूदे और आपने तरह तरह की मछलियाँ, आपने ऑक्टोपस, आपने स्टारफिश, सबको देखा, उनमें भी क्या है, कोशिका। तो मैडम ऐसा इस संसार में कौन बचा जिसके अंदर ये रहे, ये नहीं है। तो मैं कहूँगी कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये ना हो, जब हम लिविंग्स की बात कर रहे हैं। अगर आप कहने लगो कि आपके पीछे ये जो बोर्ड है क्या इसमें भी कोशिका है, तो मैं कहूँगी नहीं। मैम ये जो पेन आपके हाथ में इसमें भी कोशिका है, मैं कहूँगी नहीं। मैम ये जो माइक है इसमें भी कोशिका है, मैं कहूँगी नहीं। तो कोशिका डेड ऑर्गन, डेड जो आपकी चीज़ें हैं, जो निर्जीव होते हैं, उनमें नहीं होती। तो क्या मैम कोशिका सभी सजीवों में होती है। हाँ, वायरस एक अपवाद है, अब इसको बताऊंगी। वायरस को भी दिमाग से निकाल दो, वायरस घुस जाएगा वरना दिमाग में, उसको निकाल कर फेंक दो, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि मैम कोशिका क्या है, कोशिका क्या करती है। तो आ जाइए, कोशिका चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि मैम कोशिका का भी अध्ययन आपने हमें लिखवाया था। हाँ जी, हम लेकिन भूल गए। तो भूलना तो बिल्कुल है ही नहीं। तो बताओ पहले, सबसे पहले सभी बच्चे, कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल नोन एज। फटाफट बताओ सारे बच्चे, व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल नोन एज। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन मैंने आपको कराया है जब हमने पूरी ह्यूमन बॉडी की बात करी थी। हरियाणा वाले रिंकू कह रहे हैं साइटोलॉजी, तो कतई सही कह रहे हो भैया, साइटोलॉजी कतई तुमने एकदम बढ़िया बताया, बढ़िया। तो साइटोलॉजी क्या होता है, कोशिका का अध्ययन। साइटोलॉजी किसका अध्ययन होता है, कोशिका का अध्ययन, ठीक है। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। नेक्स्ट पॉइंट,
आपको पूछेगा व्हाट इज सेल, कोशिका क्या है, एक स्टेटमेंट लिख रही हूं, बस उसी से समझ जाना, ठीक है। तो आपने कहा कि सजीवों के शरीर की, है ना, सजीवों को बनाने वाली कोशिका क्या होती है बेटा, सजीवों को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, ठीक है, सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। तो बस यही आपको पूछेगा कि सजीवों के शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो सबसे छोटी इकाई कहलाती है कोशिका, ठीक है। सजीवों के शरीर को भूल गए भैया हम तो लिख लेते हैं एक बार फिर से, सजीवों के शरीर को, ठीक है। तो सजीवों के शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई यहां लिख देती हूं, ठीक है, बनाने वाली, ठीक है, सजीवों के शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई, इसको क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो लिखकर चलेंगे, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग, ठीक है, ऑफ लिविंग्स। तो भैया सजीवों के शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई जो होती है, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, कोशिका कहते हैं। समझ में आ गई बात, है ना, क्लियर। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि भाई सजीवों का शरीर, सजीवों में कौन कौन आते हैं। सबसे पहले तो ये बात करते हैं, मैम आपने एक टर्म यूज करी है सजीव, आपने एक टर्म यूज करी है लिविंग, ठीक है। तो लिविंग, व्हाट आर लिविंग, लिविंग कौन होते हैं बेटा, कौन है सजीव। तो आप लोग बताकर चलते हो कि मैम इस पृथ्वी पर अगर हम जीवाणु की बात करते हैं, जीवाणु बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो बैक्टीरिया इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया इज एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया क्या है दोस्तों, एक सजीव है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा कि मैम अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर किसी भी प्लांट की, अगर हम लोग बात कर लेते हैं किसी भी पौधे की, तो मैम पौधे क्या होते हैं, प्लांट क्या होते हैं, तो प्लांट आर ऑल्सो लिविंग, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसी भी जंतु की, किसी भी एनिमल की, तो मैम एनिमल भी क्या होते हैं, तो एनिमल्स भी लिविंग्स की कैटेगरी में आते हैं, एनिमल्स ऑल्सो आर ऑल्सो लिविंग, ठीक है। तो एनिमल्स भी क्या होते हैं, सजीव होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि इन सब का जो शरीर है, इन सब की जो बॉडी है, ये किससे बनी हुई है, तो इन सब की बॉडी जो बनी हुई है वो सेल से बनी हुई है। इन सब का शरीर किससे बना हुआ है, कोशिका से। क्या आपके दिमाग में ऐसा कोई डाउट आ रहा है कि क्या मैम ये कोई लिविंग है, क्या मैम ऐसी कोई आपके दिमाग में चीज आ रही है जिससे देखकर आपको डाउट आए कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो आप जल्दी से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ, अब एक बच्चे का मैंने देखा मैम कवक क्या होते हैं, फंगस। तो मैम फंगस भी, कवक के जो होते हैं ये भी लिविंग्स की कैटेगरी में आते हैं, बिल्कुल फंगस, ठीक है। तो फंगस भी किसकी कैटेगरी में आते हैं, लिविंग्स की कैटेगरी में। मैम फंगस क्या होते हैं, तो कभी आपने अचार खाया होगा, अचार, जैसे भी बरसात के मौसम में अचार पर फुई लग जाती है, वाइट वाइट सा कॉटन के जैसा रुई, रुई सी लग जाती है। सब्जी को एक कटोरी में भरकर रख दो बहुत दिनों के लिए, 2-3 दिन तक वो आपके ऐसे किचन में रखी हुई है, जब आप देखोगे तो उसमें फुई लग चुकी होगी। लंच बॉक्स के अंदर जो आप लंच लेकर जाते हो, उस लंच को खाना मत, अगले दिन या 3-4 दिन बाद जब उस लंच बॉक्स को खोलोगे, उसमें जो रोटी होगी, सब्जी होगी, उस पर फुई लग चुकी होगी। तो ये फंगस क्या होता है, फंगस भी लिविंग होता है, ठीक है। तो ये सब, एल्गी एक बच्चा बोल रहा है, बिल्कुल बेटा एल्गी, एल्गी होती है शैवाल। अब शैवाल भी पौधों के अंदर ही आती हैं, तो जो शैवाल होती है ना, ये भी लिविंग होती हैं, एल्गी भी लिविंग होती है। मैम एल्गी हमें कहाँ मिलेंगी, एल्गी हम लोगों को कहाँ मिलती हैं, तो एल्गी तुम्हें मिलेंगी पानी के अंदर बेसिकली। देखो जिन भी बच्चों के आसपास कोई तालाब है, झोड़, झोड़ कितने बच्चे जानते हैं, झोड़ क्या होता है, झोड़ गांव में बोलते हैं, जैसे सारे गांव का पानी एक गड्ढे में जाता है, उसको झोड़ बोलते हैं। तो उस झोड़ में तुमने देखा होगा उस पूरे पानी पर हरी हरी, एक हरी हरी काई टाइप लग जाती है, काई टाइप लग जाती है, वो क्या है, एल्गी है। तुम में से कई बच्चे नदी वगैरह में नहाने जाते होंगे, जब हम किसी तालाब या नदी में नहाने जाते हैं तो वहां पर पानी के अंदर चिकना चिकना कुछ लगा होता है जिसमें फिसल कर गिर जाते हैं, वो शैवाल है, ठीक है। और कई बार जब हम लोग ट्यूबवेल में नहाते हैं, गाँव में ट्यूबवेल होती है, ट्यूबवेल में नहाते हैं,
उसमें भी क्या होता है, काई, वाइट वाइट वो हरी हरी काई लगी होती है, इसमें हम फिसल के गिर जाते हैं, वो भी शैवाल है। ये सब शैवाल होती हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये सब क्या होती हैं दोस्तों, ये सब शैवाल, इन इन सब का जो शरीर है वो सेल से मिलकर बना है, कोशिका से। अब बारी आती है वायरस की। इसके बारे में तुम्हें एक चीज बता देती हूँ। वायरस क्या है? वायरस, भैया वायरस को तो आजकल कोई समझ ही नहीं पाया, विषाणु को तो आजकल कोई समझ ही नहीं पाया, ठीक है। तो भैया विषाणु क्या होता है? तो ये विषाणु जो होते हैं ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है बेटा। विषाणु क्या होते हैं? सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी, ठीक है, सजीव तथा निर्जीव। आपको कभी भी पूछे कि सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी हम लोग किसको कहते हैं, तो आपने कहा कि बैक्टीरिया को कहा जाता है सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी। इनको कहते हैं हम लोग चेन बिटवीन, चेन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी हम लोग किसको कहते हैं? तो इसको वायरस को कहा जाता है, वायरस को, ठीक है। तो ये वायरस ना तो सजीव है और ना ही मैम ये निर्जीव है। कभी कभी ये सजीवों के जैसे कैरेक्टर दिखाते हैं, कभी कभी ये निर्जीवों के जैसे। मैम निर्जीव क्यों है ये जब हवा में घूम रहे हैं, ठीक है। निर्जीव क्यों है बेटा? तो ये निर्जीव इसलिए हैं, ये नॉन लिविंग इसलिए है मेरे बच्चों, क्योंकि इनके पास सेल ही नहीं होती। नॉन लिविंग क्या कैरेक्टरिस्टिक है इनके अंदर? विच कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन दैट वायरसेस आर नॉन लिविंग? कौन सी ऐसी विशेषता है जो विषाणुओं को निर्जीव के तरह दर्शाती है? तो आपने कहा कि इनमें नॉन लिविंग वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ये विदाउट सेल होते हैं बेटा, विदाउट सेल। इनके अंदर सेल ही नहीं है, विदाउट सेल, कोशिका रहित होते हैं बच्चा। इनमें कोई कोशिका ही नहीं है, कोशिका रहित जीव है, ठीक है। तो मतलब कौन से जीव ऐसे हैं जिनमें कोशिका नहीं होती? तो मैंने कहा कि सभी सजीवों का शरीर कोशिका से बना है, इनमें तो कोशिका ही नहीं है। ऐसा समझ लो भूत है ये, भूत। भूत तुमने देखे हैं? भूत, भूत देखे होंगे, चुड़ैल देखी होंगी प्यारे बच्चे। मैम अगर किसी, एक कमेंट था जो निकल गया, हाँ, तो इसको कहते हैं चेन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, बिल्कुल। तो ये भूत है वायरस जो है। एक तो भूत भी नहीं दिखता, चुड़ैल भी नहीं दिखती, चुड़ैल तो कभी कभी दिख जाती है, चुड़ैल तो चाहती है मैं दिखूं, चुड़ैल तो चाहती है मैं दिखूं किसी को, है ना, इतने लंबे लंबे दांत, ऐसे बाल खुले हुए, देखी होंगी तुमने कई बार चुड़ैल। तो बेटा भूत किसी को नहीं दिखते, वायरस किसी को नहीं दिखते। तो वायरस में क्या है और भूत में क्या है? भूत में भी कोशिका नहीं है और वायरस में भी कोशिका नहीं है। लेकिन हमारी बायोलॉजी में हमने भूतों का कोई जिक्र नहीं करा, बायोलॉजी में भूतों का कोई स्थान नहीं है, लेकिन बायोलॉजी ने वायरस को जरूर स्थान दिया है। तो बायोलॉजी में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? वायरस के बारे में जरूर पढ़ते हैं। तो आपको दो तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? चेन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, आंसर वायरस। और दूसरा, ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल, कोशिका रहित जीव किसको कहा जाता है? तो तब भी आप बताते हो वायरस। तो वायरस जो है इनमें कोशिका नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या होते हैं? जब ये किसी की शरीर, किसी की बॉडी के अंदर जाते हैं, है ना, इनके अंदर लिविंग वाला कैरेक्टरिस्टिक क्या है मैडम? ये सजीव की तरह क्या कैसे दिखाते हैं? तो जब ये किसी की बॉडी के अंदर जाते हैं, जब ये किसी पोषद के अंदर जाते हैं प्यारे बच्चे। पोषद कौन होता है? पोषद कोई भी हो सकता है, पोषद कोई पौधा हो सकता है, पोषद कोई एनिमल हो सकता है, कोई इंसान, जैसे मैं हूं, है ना। अब मेरी नाक में चला गया वायरस, अब ये वायरस मेरे अंदर जाकर ऐसा धमाल मचाएगा कि मुझे पागल ही कर देगा। पागल कैसे? मैं छींकूंगी, अच्छू, मुझे बुखार आ जाएगा, है ना, मुझे सर दर्द, मुझे बदन दर्द हो जाएगा। तो एक वायरस ने, देखो, जो दिखाई भी नहीं दे रहा, इत्तू सा वायरस, इसने कितना बड़ा धमाल मचा दिया मेरी बॉडी में जाकर, मुझे बीमार कर दिया। तो मतलब ये जब किसी बॉडी के अंदर जाता है तो लिविंग की तरह परफॉर्म करने लगता है, फिर ये न्यूट्रिशन भी लेता है, फिर ये रिप्रोडक्शन भी करता है, तो फिर ये सजीव की तरह, मतलब इसके अंदर एकदम ताकत सी आ जाती है और ये सजीव बन जाता है, एकदम सजीव बन जाता है। तो प्यारे बच्चे, इसके अंदर नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के कैरेक्टर हैं, इसीलिए भैया वायरस को कोई आज तक समझ नहीं पाया। इसीलिए तुमने मूवी भी देखी होगी, कौन सी मूवी थी वो, इसका गाना था, हाँ, जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, फोटो को करके गोल,
ऑल इज वेल। तो भैया उस मूवी में तुमने ज़रूर देखा होगा, वो जो प्रिंसिपल था उसका नाम वायरस ही रखा था, क्योंकि लोगों को यही ना समझ में आ रहा था कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है प्यारे बच्चे। ठीक है, तो इसीलिए वायरस तो आज तक बायोलॉजिस्ट ही ना समझ पाए कि ये चीज़ क्या है। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की क्या होता है, कड़ी होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो तो भाई आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो मुद्दा चल रहा था वो सेल पर चल रहा था। तो आपको समझ में आया कि इस पृथ्वी पर अगर कोई सजीव है तो वो कोशिका से ज़रूर बना हुआ होगा। ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे बात करते हैं कि मैम जो सेल है इसको हमारे शरीर की क्या कहते हैं, सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है जो कोशिका है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग्स। अब आगे बात करते हैं कि मैम सेल के बारे में और कौन कौन से पॉइंट हैं जो बन सकते हैं, है ना, कोशिका के बारे में और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो बन सकते हैं, जो हमें एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चा कोशिका के लिए एक और डेफिनेशन, वन मोर डेफिनेशन अबाउट सेल इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर रही है तो देखना समझना। भाई कोशिका को क्या कहते हैं, सजीवों की, कोशिका जो होती है इसको सजीवों की संरचनात्मक, प्यारे बच्चों संरचनात्मक क्या कहा जाता है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। क्या कहते हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो ये भी एक छोटी सी डेफिनेशन है जो आपको आज तक शायद ही समझ आई होगी, लेकिन आज इसको समझाएंगे आपको। तो सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको कहा जाता है, कोशिका को। तो लिखेंगे सेल इज द स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल मतलब कि जो स्ट्रक्चर बनाती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, क्लियर, जो फंक्शन परफॉर्म करती है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग। तो दोस्तों जो लिविंग्स होते हैं उनके शरीर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हम लोग किसको कहते हैं, सेल को कहते हैं। अब समझना अच्छे से, समझना प्यारे दोस्तों अच्छे से। इस पृथ्वी पर जब जीवन बन रहा था, इस हमारी अर्थ पर, अभी हमें पता नहीं है कि दूसरे प्लैनेट्स पर जीवन है या नहीं, एलियन के बारे में हम जरूर जानते हैं, लेकिन इतना कंफर्म है कि पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिस पर पानी भी है, हवा भी है, वायु भी है, मिट्टी भी है, खाना खाने के लिए बहुत सा खाना भी है, और यहाँ पर एटमॉस्फेयर भी है अपना। तो अर्थ पर जब पहले जीवन बन रहा था तो सबसे पहले छोटे छोटे मॉलिक्यूल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसा बोला जाता है कि आपस में जुड़े, ये आपस में जुड़े बेटा, और इन्होंने जुड़कर बनाई एक सेल। तो ये एक सेल है बेटा, क्या है, ये एक सेल। ठीक है, तो जब पृथ्वी पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े तो इनके जुड़ने से बनी सेल। ये सेल, ये क्या है बच्चा, सेल। मूलभूत इकाई, संरचनात्मक इकाई, हाँ जी बिल्कुल, तो यही है सारी इकाई, सजीवों की सारी इकाई कोशिका। अब देखो जब ये कोशिका बनी तो इस कोशिका को चैन नहीं मिला, मुझे चैन ना आए, नींद ना आए, इस कोशिका को भी चैन नहीं मिला। इस कोशिका ने सोचा मैं अकेली कैसे हूँ, मुझे तो मेरे जैसी और कोशिका चाहिए। इसने अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर दिया, इसने अपने आप को और भी कोशिकाओं में डिवाइड करना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे, है ना। तो ये एक कोशिका थी बेटा, ये सिंगल सेल थी, ये कैसी कोशिका थी, सिंगल सेल। अब इसने अपने आप को क्या करा, डिवीजन करना शुरू कराया, इसने अपने आप को विभाजित करना शुरू करा, इसने क्या करा, अंडर डिवीजन चली गई है, ठीक है, इट गोज अंडर डिवीजन, ये विभाजन करने लगी। अब जैसे ही इसने विभाजन करा तो फिर इसका मन पलटा, इसने सोचा कि देखो भैया, एक ऐसी कोशिका बन गई छोटी सी, एक बड़ी सी कोशिका बन गई, एक लाल कोशिका, एक नीली कोशिका, मतलब अलग अलग तरीके की कोशिकाएं बन गई। तो अब इन्होंने क्या करा है, कोशिकाओं ने जो एक जैसी थी शक्ल में वो एक साथ जुड़ गई, एक साथ जुड़ गई। तो मतलब एक जैसी कोशिकाएं एक साथ जुड़ गई और इन्होंने क्या करा, इन्होंने परफॉर्म करा टिश्यू को, इन्होंने बनाए ऊतक दोस्तों। तो जब एक जैसी कोशिकाएं, अभी पढ़ेंगे डिटेल में आगे टिश्यूज को, तो जब एक जैसी कोशिकाएं, समान कोशिकाएं, सिमिलर सेल एक साथ एक ग्रुप बना लेती हैं, उसी को कहते हैं टिश्यू। अब टिश्यू ने भी कहा हम भी अपना ग्रुप बनाएंगे, तो टिश्यू भी बहुत सारे एक साथ जुड़ गए और इन्होंने जुड़कर क्या बनाया, एक सिस्टम बना लिया जिसको कहते हैं टिश्यू सिस्टम, जिसको कहते हैं दोस्तों टिश्यू सिस्टम।
यानी कि ऊतक तंत्र। अब ऊतकों ने भी अपना एक तंत्र बना लिया। अब ऊतकों ने जब तंत्र बनाया तो इन्होंने सोचा कि चलो अंगों का और निर्माण कर दिया जाए, ऑर्गन और बना देते हैं, अंगों का और निर्माण कर देते हैं, ऑर्गन और बना देते हैं। इन्होंने क्या करा, अब मिलकर ऑर्गन बनाने शुरू करे। अब इन्होंने मिलकर क्या कर दिया, ऑर्गन्स बनाने शुरू करे, अंग बनाने शुरू करे। जैसे कि लीवर बनाना शुरू करा, जैसे कि किडनी बनानी शुरू करी, जैसे कि दिल बनाना शुरू करा, जैसे कि लंग्स बनाने शुरू करे, आपके बाल बनाने शुरू करे, आपकी खाल बनानी शुरू करी, आपके नाखून बनाने शुरू करे। ओवरऑल बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है सबको सेल ने ही बनाया है। तो टिश्यू ने मिलकर ऑर्गन बना दिए। अब ऑर्गन ने सोचा कि चलो चलो हम भी एक सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन ने मिलकर क्या बना दिया, ऑर्गन सिस्टम तैयार कर दिया। ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र बना दिया, अंग तंत्र बना दिया दोस्तों, अंग तंत्र। और अंग तंत्र जब बन गया, अलग अलग ऑर्गन ने अलग अलग सिस्टम बना दिया। दिल ने बना दिया सर्कुलेटरी सिस्टम, फेफड़ों ने बना दिया रेस्पिरेटरी सिस्टम, किडनी ने बना दिया एक्सक्रेटरी सिस्टम, है ना, और बेटा लीवर ने बना दिया डाइजेस्टिव सिस्टम। अलग अलग सिस्टम बन गए और जैसे सिस्टम बने एक पूरा का पूरा शरीर रेडी हो गया, एक पूरी की पूरी बॉडी रेडी हो गई। तो अगर अगर आप देखें किसी भी सजीव के एवोल्यूशन को, तो किसी भी सजीव के शरीर की संरचना बनाने का काम किसने करा। जैसे दोस्तों एक कौन होता है, कुम्हार। एक कुम्हार घड़े बनाता है, घड़े। अब वो घड़े बनाएगा तो किससे बनाएगा, मिट्टी से। वो मिट्टी को उठाकर लाता है, मिट्टी को शेप देता है और मिट्टी वैसी ही आकृति का घड़ा या मूर्ति बना देती है। तो वैसे ही आपके शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन परफॉर्म करे हैं, ऑर्गन बनाए हैं, वो किसने बनाए हैं, सेल ने। तो आपकी संरचना बनाने का काम, आपका स्ट्रक्चर बनाने का काम किसने करा, सेल ने। तो हो गई ना स्ट्रक्चर यूनिट, हो गई ना स्ट्रक्चरल यूनिट। हरियाणा ग्रुप डी के लिए बेटा क्लास चल रही है आप लोगों की, सुल्तान बैच या रोजगार बैच, आप कोई सा भी परचेज कर सकते हो, वो है आपके लिए। ठीक है बच्चा, ठीक। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि सेल हो गई, स्ट्रक्चर यूनिट। अब मैम फंक्शनल यूनिट क्यों, क्या है। अब एक बात बताओ, इतना बड़ा शरीर बन गया मेरा, तो क्या काम है उस लीवर का, क्या काम है मेरे अंदर जो किडनी है उसका, क्या काम है मेरे अंदर हार्ट का। तो सारे के सारे ऑर्गन अपना काम भी तो कर रहे हैं ना। आपका हार्ट सर्कुलेशन कर रहा है ब्लड का, पंपिंग कर रहा है ब्लड की। आपका लीवर बाइल जूस निकाल कर खाने को पचा रहा है। आपकी किडनी आपकी बॉडी से वेस्ट निकाल रही है। तो ये जो दिल का काम है, ये जो फेफड़ों का काम है, ये जो किडनी का काम है, ये काम भी कौन कर रहा है, कोशिका ही कर रही है बेटा। तो कोशिका ने ही स्ट्रक्चर बनाया, कोशिका ही काम कर रही है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कौन हो गई, सेल हो गई। फॉर एग्जाम्पल ये है किसी का लीवर, या मैं किडनी बनाती हूँ भाई, ये है तुम्हारी दो किडनियाँ, ठीक है। आपके पास कितनी किडनीज होती हैं, दो किडनी होती हैं, ये आपकी किडनीज है। अब ये किडनी जब बनी होंगी तो ऐसे छोटी छोटी सेल से बनी है, इनके अंदर ऐसे 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 छोटी छोटी सेल हैं। तो इन सेल ने आपकी किडनीज को बनाया होगा, ठीक है। तो किडनी का स्ट्रक्चर किसने बनाया, सेल ने ही बनाया, कोशिका ने ही आपकी किडनी को बनाया, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि मैम किडनी वर्क क्या करते हैं, किडनी का वर्क क्या है, तो किडनी काम कर रही होती है फिल्ट्रेशन का, ठीक है। फिल्ट्रेशन करती हैं आपकी किडनीज, ठीक है। फंक्शन ऑफ किडनीज इज फिल्ट्रेशन, छानना। इनका काम है आपके ब्लड को छानने का काम कर रही हैं, ठीक है। छानना इनका काम होता है। तो अब आपने कहा कि छानना इनका काम है, तो मैम ये काम इनके अंदर कौन कर रहा है, तो इस छानने के काम को भी ये आपकी सेल ही कर रही हैं। तो सेल ने ही किडनी का स्ट्रक्चर बनाया और सेल ही किडनी के अंदर फंक्शन भी कर रही हैं, कार्य भी कर रही हैं। इसीलिए आपकी जो सेल हैं ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। बेटा बहुत डीप में समझाने की आपको कोशिश करी है, उम्मीद तो यही कर रही हूँ कि जरूर समझ में आया होगा। बताओ ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया कि कोशिकाओं को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। अब जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। एक बच्चा कह रहा है कि सेल का फोटो दिखा दो, बेटा ये सेल का ही तो फोटो दिखाया था मैंने आपको, लो देखो ये है सेल। ऐसा नहीं लग रहा जैसे बर्गर मुंह फाड़ कर खड़ा हुआ है, बर्गर जैसे तुम बर्गर खाते हो, बट ये बर्गर नहीं है, ये आपकी सेल है, ये सेल है, ये सेल है। दिस इज योर सेल, है ना, दिस इज योर सेल। तो ये सेल है बेटा सब, ये सेल के स्ट्रक्चर होते हैं।
आपको सेल माइक्रोस्कोप से दिखती है, ऐसे नहीं दिखेगी कि मैंने आपको आपकी किडनी हाथ में निकाल कर दे दी, ले तेरी किडनी, तो तुम कहोगे किडनी है ये। तो इस किडनी को जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तब उसमें आपको आपकी सेल दिखाई देंगी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि इस पृथ्वी पर कोई भी सजीव बिना कोशिका के नहीं बना। अब बात कर लेते हैं कि मैम कोशिका की खोज किसने करी है। ठीक है, कोशिका की खोज, अब बात करते हैं कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिस्कवरी ऑफ सेल। आपको पेपर में आएगा कि सेल की जो डिस्कवरी है वो किसने करी। तो दोस्तों सेल की डिस्कवरी दो तरीके से हुई है। दो तरीके से कैसे, एक बार डेड सेल डिस्कवर हुई थी, एक बार लिविंग सेल डिस्कवर हुई थी। तो डेड सेल, मैम डेड सेल कहाँ मिलेगी, आपने तो कहा था कि जो डेड चीज़ें उनमें सेल होती ही नहीं है, फिर डेड सेल कैसे मिली। तो बच्चों जब हम मर जाते हैं, समझना इस कॉन्सेप्ट को, जब कोई मर जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन है वो भी मर जाते हैं। भाई लीवर ने काम करना बंद करा तो मर गए, हार्ट ने काम करना बंद करा तो मर गए। तो मरने का मतलब ये कि हमारे ऑर्गन ने भी काम करना बंद कर दिया, दैट्स मीन उन ऑर्गन के अंदर जो सेल थी उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया। तो जब कोई डेड बॉडी आप देखोगे, उस डेड बॉडी के शरीर से आप जब सेल को निकालकर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो डेड सेल ही मिलेगी। सिमिलरली जब हम लोग प्लांट्स को देखते हैं तो प्लांट्स की टहनी कोई टूट कर गिर गई, कोई टहनी टूट कर गिर गई नीचे, उस टहनी को आपने काटा छोटा सा पीस, उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो उसमें लिविंग सेल होंगी या डेड सेल होंगी, उसमें भी डेड सेल होंगी क्योंकि वो प्लांट से अलग हो गई है टहनी। तो इसीलिए याद रखना कि डेड सेल की डिस्कवरी भी आपको पेपर में आती है और ज़्यादातर तो मृत कोशिका ही पूछी जाती है। और बच्चा कभी कभी आप लोगों को जीवित कोशिका के बारे में भी पूछा गया है, लिविंग सेल की डिस्कवरी भी आपको पूछी गई है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि सजीव कोशिका या जीवित कोशिका की खोज किसने करी या मृत कोशिका की खोज किसने करी। तो जब हम डेड सेल की बात करते हैं तो इसको खोजा था रॉबर्ट हुक ने दोस्तों। तो डेड सेल की डिस्कवरी आपको मैनी टाइम पूछी गई है पेपर में। विद ईयर 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने क्या करा था, रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने एक डेड सेल को डिस्कवर करा था। ठीक है, किसमें किया था मैम डेड सेल को डिस्कवर्ड, तो डेड सेल वाज डिस्कवर्ड इन अ कॉर्क सेल। कॉर्क सेल के अंदर, कॉर्क होती है लकड़ी का एक छोटा सा पीस, कॉर्क की कोशिका में, कॉर्क क्या होता है, एक छोटा सा वुडन पीस। ठीक है, स्मॉल वुडन पीस, छोटा सा लकड़ी का एक पीस, उसमें सबसे पहले कॉर्क सेल में सबसे पहले डेड सेल को डिस्कवर करा। मैम लिविंग सेल को, तो लिविंग सेल को खोजा था ल्यूविन हॉक ने। ल्यूविन हॉक मैंने आपको बताया भी है ये, तो ल्यूविन हॉक नाम के साइंटिस्ट ने ल्यूविन हॉक, ठीक है, तो ल्यूविन हॉक नाम के साइंटिस्ट ने क्या करा था, 1674 में सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर करा था ल्यूविन हॉक ने। अच्छा, ल्यूविन हॉक में जब लिविंग सेल को डिस्कवर करा तो कैसे किया था, तो आप कहोगे इन अ पॉन्ड, एक तालाब में इसने ढूंढा था, पॉन्ड के अंदर, तालाब में प्यारे बच्चे, तालाब में। ठीक है, तो एक तालाब के अंदर सबसे पहले जो लिविंग सेल थी उसकी डिस्कवरी किसने करी थी, ल्यूवेन हॉक नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। ठीक है, ल्यूवेन हॉक ने करी थी। क्लियर। न्यू सेल नहीं बनते क्या, बिल्कुल बनते हैं। न्यू सेल तभी बनेंगे जब तक सेल को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, जब तक सेल को पोषण मिलता रहेगा। जिस दिन उसे पोषण मिलना बंद हुआ तो वो डेड हो जाएगी, फिर वो न्यू सेल नहीं बना पाएगी। एक पेड़ की टहनी एक पेड़ से अलग होकर नीचे पड़ी हुई है, उसको कहाँ से न्यूट्रिशन मिल रहा है बेचारी को, तो वो फिर डेड हो जाएगी। एक डेड बॉडी, एक व्यक्ति है जो मर चुका है, जिसका लीवर हार्ट कोई सर्कुलेशन नहीं हो रहा है बॉडी में ब्लड का, जब ब्लड का ही सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो न्यूट्रिएंट कैसे सेल तक पहुंचेंगे, तो सेल फिर डेड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये होती है सारी चीजें। ठीक है, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और कल की क्लास में हम लोग यहाँ से अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे कि एक कॉर्क सेल के अंदर जब रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था तो एक कॉर्क सेल के अंदर इनको किस तरीके का स्ट्रक्चर है जो दिखाई दिया, मधुमक्खी की छत्ते के जैसी संरचनाएं इन लोगों को दिखाई दी थी। और इस मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचनाओं को इन्होंने क्या नाम दिया था, इन्हीं को नाम दिया था सेल यानी कि कोशिका। इस तरीके से जो कॉर्क की कोशिका है
इसमें सबसे पहले डेड सेल को डिस्कवर करा। तो कॉर की सेल के चारों तरफ एक मटेरियल होता है सुबेरिन, जो कि कॉर कोशिका को वाटर एंड गैस रेजिस्टेंट बनाता है, जल और गैस रोधी बनाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में कल की क्लास में बात करेंगे। ठीक है, क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स लगातार कमेंट सेक्शन में करते रहा करो। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको ज़रा सा भी समझ में आया तो उसके बारे में ज़रूर आप बताया करें, और चीज़ें कैसी चल रही हैं ये भी बताया करें बेटा। कल इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, तो तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल, ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार।